मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फ़ातेह के बोलम 44 के पार्ट 4 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं तलमश उस्तरा उठाए हुए सल्तोक की दाढ़ी बना रहा होता है। सल्तोक कहता है, देखो बराए मेहरबानी मुझे मुफ्ती अफंदी का दामाद बनने दो, उस तरह को एहतियात से इस्तेमाल करो, मेरी दाढ़ी के साथ गड़बड़ी ना कर देना। तलमश कहता है, अगर तुम हरकत करते रहोगे तो मैं तुम्हारी किस्मत की लकीर को गड़बड़ कर दूंगा, मगर सोचने की बात यह है कि हम तुम्हें तैयार क्यों कर रहे हैं। सल्तोक ये बेकार है। इस पर सल्तोक कहता है, हम एक लड़के का हाथ मांगने लगे हैं, क्या मुझे तैयारी नहीं करनी चाहिए? यकीनन मैं करूंगा। जवाबन तलमश कहता है, बेटा वो बड़ू से बात करेंगे, तुम वहाँ दरवाजे पर इंतजार करोगे, वो तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे तो इस तैयारी का क्या फायदा। सल्तोक गुस्से से कहता है, मेरे अल्लाह इधर देखो दीवाने, शायद लड़की खिड़की से देखेगी, शायद हम मुफ्ती अफंदी को दरवाजे पर देखें, मुझे इसके लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए क्या? तलमश, क्या तुम्हें मेरा हर अच्छा दिन बर्बाद करना है? तलमश कहता है, अच्छा ठीक है। ये कहते साथ ही वो फिर से उसकी दाढ़ी बनानी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चर्च में सुल्तान तेजी से आगे बढ़ते हुए ज़गनोस पाशा और शाहबुद्दीन पाशा से कहते हैं, क्या उस आदमी को सता रहे हो जिसे मैंने अपनी सरपरस्ती में खुश आमदीद कहा है? मेरा हुक्म नहीं मानते क्या? शाहबुद्दीन पाशा और ज़गनोस पाशा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। सुल्तान नुतरस को वहाँ से भेज देते हैं। फिर गुस्से से कहते हैं, मैंने आपको एक वजाहत दी है, इसके अलावा मैंने जंदारली को भी सुना है, उसने खुद भी वजाहत की है। मैं आज रात की मजलिस में आपको सदर आजम करार देने वाला था ज़गनोस, मगर आप इतना बड़ा फरीजा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुनकर ज़गनोस पाशा कुछ कहने लगते हैं तो सुल्तान कहते हैं, मैं जो देख रहा हूँ आप वो नहीं देख रहे, मैं जो सुन रहा हूँ आप वो नहीं सुन रहे। आप सिर्फ वही करते हैं जो आप बेहतर जानते हैं और लालच करते हैं। आपने क्या तुर्कों को नहीं देखा? वो कहाँ से आए? आपने नहीं देखा कि वो जंदारली की इज्जत कैसे करते हैं? आपके ख्याल में ये इज्जत क्यों है? क्योंकि वो बुरसा से लेकर बैरूनी सरजमीन तक लोगों की परेशानियों को जानते हैं। ज़गनोस, आप ये भी नहीं देख सकते कि आपके सामने क्या है? यह कहते साथ ही सुल्तान वहाँ से चले जाते हैं और ज़गनोस पाशा बहुत गमगीन हो जाते हैं। उधर बंदरगाह पे बहादुर भी खुशी खुशी दोगान के पास जाते हैं। ये देखकर दोगान कहता है, आप हंस रहे हैं पाशा, यकीनन इसकी कोई वजह होगी। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़कर एक मुकाम पर बैठ जाते हैं। दोगान कहता है, अब मुझे यकीन है कि जिस चीज के बारे में हमने बात की थी वो हो गई है। बताएं बहादुर बे, बताएं। बहादुर बे कहते हैं, जब तुमने कहा कि तुम यहाँ काम करोगे तो मैं बाजार गया। हुजूम था, वहाँ एक आदमी औरत पर चीख रहा था। मैंने सोचा कि मुझे उसका सामना करना चाहिए, मगर खातून सख्त थी, उसने उस शख्स का बाजू पकड़ा और वो फौरन बैठ गया। दोगान पूछता है, वो कौन थी? दूसरी तरफ मुफ्ती साहब तैयार होते हुए सिपाही से कहते हैं, मैं दीवान जा रहा हूँ बेटा, बाली साहब ने खबर भेजी है, वो आज रात तशरीफ लाएंगे। ये कहते साथ ही मुफ्ती साहब जाने लगते हैं कि एक सिपाही आकर कहता है, ये खीर आपके लिए बहादुर पाशा और दोगान ने भेजी है, वो आज आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर मुफ्ती साहब हाँ में सर हिलाते हैं। उधर दोगान आगाउन से पूछता है, बताओ आगाऊ हमारी जंसीरी का क्या हाल है? एक आगा कहता है, जंसीरी मजबूत और भरे हुए हैं, मगर वो उलझन में है। फिर दूसरा कहता है, वो फतह का हिस्सा बनने पर शुक्रगुजार हैं, मगर वो हैरान हैं कि वो अभी तक यहाँ क्यों हैं और अधरनी के रास्ते पर क्यों नहीं हैं। दोगान मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल जंसीरी दूर रहने का शौक नहीं रखती, मगर हमारा मुकाम हमारे सुल्तान का साया है, हम वो जगह तय करते हैं जो वो चाहते हैं। फिर एक आगा कहता है, मगर थोड़ी गड़बड़ है, नया सदर आजम कौन होगा? सिपाही पूछ रहे हैं कि सुल्तान हमें किसके मातहत करेंगे। ये सुनकर दोगान कहता है, हमारे सुल्तान जिसको मुनासिब समझेंगे उसे फरीजा तफवीज करेंगे। हमारे लिए रियासत की बका अव्वलीन तरजीह है, यही वजह है कि जंदारली हमारे लिए ज्यादा मौजू है। दोगान की बात सुनकर सारे आगा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर दोगान कहता है, हमें तैयारी करनी है और अब मुफ्ती फखरुद्दीन अफंदी के घर जाना है, हमें बहादुर पाशा को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ये कहते और सुनते साथ ही वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान का दरबार लगा होता है। दरबान की आवाज के साथ सुल्तान दरबार में दाखिल होते हैं। दुआ के बाद सुल्तान तख्त पर बैठकर कहते हैं, मेरे पाशाओं, मेरे सरदारों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुस्तुनतुनिया हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं, हमने बहुत से शहीद दिए और बहुत सी मुश्किलात देखी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिला आखिर हम कामयाब होंगे। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के मिस्दाक बन गए। हमने इन नाकाबिले तस्खीर दीवारों को फतह किया। आप सब लोगों ने भी इस जिहाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब आप में से बाज लोगों को मुख्तलिफ फराइज सौंपे जाएंगे। सरोजा, आपकी कोशिशों की वजह से शाही की मार्फत ने काफरों की दीवारें गिरा डाली। यही वजह है कि शहर में जिस काम में आपका कोई सानी नहीं, इस ममारू की तंजीम के सरबरा आप होंगे। बहादुर पाशा, मैंने जंग में आपकी बहादुरी के बारे में बहुत से लोगों से सुना। आपने एक तो जहाजों को खुश्की के रास्ते पानी में उतारने और दूसरा खलीज को तबाह करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। यही वजह है कि अब आप समुद्रों के कप्तान होंगे। शहाबुद्दीन पाशा, जब हम फतह के करीब थे आपने रूमियों के साथ मामले को संभाला। रूमिलिया के गवर्नर का ओहदा आप संभालेंगे। बाली साहब, आप जंग में पहली सफू में लड़े, आपके बहुत सारे जंगजू शहीद हो गए। मालकोच ओगलों ने एक मरतबा फिर अपनी बहादुरी दिखा दी, मगर मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप कुछ अर्सा मजीद यहाँ रुकें। बाली साहब, आप करीबी देहात की तमीर और शहर के तहफ़्फ़ुज़ को संभालेंगे। ज़गनोस पाशा, आप दीवान में मेरे साथ रहेंगे और अपना सबका वजीफा जारी रखेंगे। फिर सुल्तान कहते
کہتے ہیں اب باری ہے صدر اعظم کی۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان صدر اعظم کی مہر اٹھا لیتے ہیں اور غور سے اسحاق اور جندارلی کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر نطرس بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا ہوتا ہے، پھر پلیتانو سے کہتا ہے اگر جندارلی وزیر اعظم نہیں بنتا ہم سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جواباً پلیتانو کہتا ہے تم جندارلی پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر رہے ہو۔ نطرس کہتا ہے اگر اسحاق وزیر اعظم بنتا ہے تو ہمارے پاس کوئی موقع نہیں بچے گا۔ اس پر پلیتانو کہتا ہے کیوں؟ میرے خیال سے تو وہ بھی معقول ہے۔ جواباً نطرس کہتا ہے میں نے عظیم ڈیوک بننے کے لیے کتنا انتظار کیا پلیتانو، میں نے 15 سال انتظار کیا۔ محل میں شہنشاہ کے قریب رہنے کے لیے اتنا وقت میں سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو ثابت قدم رہنے کا طریقہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ تمام سال کتے کی طرح اندھیرے کمرے میں جینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب اسحاق اس اندھیرے کمرے سے نکلے گا تو وہ کس کے ٹکڑے کرے گا یہ محمد بھی نہیں جان سکتا۔ ادھر سلطان کہتے ہیں ریاست عالیہ کا سب سے اہم فریضہ صدر اعظم، کیونکہ ریاست کا سربراہ سلطان وزیر اعظم کے ساتھ دیکھتا اور وزیر اعظم کے ساتھ سنتا ہے، اس لیے میں جس وزیر اعظم کا انتخاب کروں گا وہ علم سیاست کا بادشاہ، لوگوں کی تکلیفوں کو جاننے والا، ریاست عالیہ کے عظیم مفادات کو پیش نظر رکھنے والا کوئی ہوگا۔ وہ اپنے تجربے کے ساتھ ہمارے راستے کو روشن کرے گا۔ محاصرے کے دوران آپ کو اناتولیا کے سردران کے سربراہ کا جو وظیفہ سونپا گیا تھا اسحاق، رومیلیا سردران کے نائب کی ذمہ داری کو بھی آپ نے شایان شان طریقے سے سر انجام دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اناتولیا سردران کے سربراہ کی اپنی ذمہ داری جاری رکھیں۔ سلطان کی بات سن کر اسحاق کا منہ لٹک جاتا ہے، مگر وہ کہتا ہے جو حکم اور فرمان ہمارے جلالی سلطان معظم کا۔ سلطان کہتے ہیں خلیل پاشا آپ بھی اپنی وزارت عظمیٰ کا فریضہ جاری رکھیں گے۔ سلطان کی بات سن کر جندارلی بہت خوش ہوتا ہے، مگر سلطان اس کے اختیارات کم کرتے ہوئے کہتے ہیں وزیر اعظم کا فریضہ 4 مہروں پر مشتمل ہے، ان میں سے 2 ریاست عالیہ کی مہر اور میری ذاتی مہر آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ ریاستی معاملات کی خصوصی مہر میرے لالا زگنوس پاشا کے پاس رہے گی، میری ذاتی مہر شہاب الدین پاشا کے پاس ہوگی، دیگر 2 مہریں تمہاری ہیں جندارلی۔ سلطان کی بات سن کر شہاب الدین پاشا اور زگنوس پاشا بہت خوش ہوتے ہیں۔ جندارلی آگے بڑھ کر سلطان کے چوغے کو چومتا ہے اور مہر سلطان کے ہاتھ سے لے لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اسحاق کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ رتبے اور عہدے بڑھنے پر زگنوس پاشا اور شہاب الدین پاشا اسحاق کی جگہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے سلطان دیوان کے ختم ہونے کا اعلان کرتے ہیں، جسے سنتے ساتھ ہی تمام لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سلطان مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔